नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्निफाई के यूट्यूब चैनल में। यह है अपनी आधुनिक भारतीय इतिहास की सीरीज, जिसमें आज हम देखने वाले हैं कांग्रेस से पूर्व के जो भी राजनीतिक संगठन हुआ करते थे उनके बारे में, है ना। कांग्रेस का गठन तो हम देखेंगे ही देखेंगे। भारत में राष्ट्रवाद का उदय किस प्रकार से होता है, उसके पीछे कौन कौन से कारण होते हैं, पिछले 2 लेक्चर्स में हमने वो अच्छे से डिस्कस कर लिया है। अगर वो आपने नहीं देखे हैं लेक्चर्स तो आप एक बार जाइए वो लेक्चर्स देखिए। उसके बाद में आपको ये बहुत बढ़िया से समझ में आने वाला है, क्योंकि आपको पता लगेगा कि हाँ, भारत में हो क्या रहा था उस टाइम पे, है ना। फिर इन राजनीतिक संगठनों के बाद में कांग्रेस का जन्म होता है। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू कर लेते हैं, जिनमें जानेंगे हम कांग्रेस से पहले के राजनीतिक संगठनों के बारे में। ठीक है। सबसे पहला संगठन आ जाता है बंग भाषा प्रकाशन सभा या बंग भाषा प्रकाशिका सभा, है ना। ये इसे बंग भाषा प्रकाशिका सभा भी कहा जाता था, है ना। तो ये सबसे पहले ये मैंने यही संगठन क्यों लिया है, क्योंकि ये सबसे पहले बना था 1836 ईस्वी में ही बन गया था, है ना। और देखिए 1828 से लेकर 1835 तक शासनकाल किसका रहता है, विलियम बेंटिक का काल रहता है। ये समझ रहे हैं आप बात। ठीक है साहब। तो 1836 में ये स्थापित हो जाता है बंग भाषा प्रकाशिका सभा, कहां पर, बंगाल में। और ये बंगाल का पहला राजनीतिक संगठन होता है। अब इन संगठनों के बारे में आपको एक तो याद क्या रखना है, ये कहाँ स्थापित हुआ, कौन से ईयर में स्थापित हुआ, इनके नेता कौन से थे और इनका क्षेत्र कौन सा था, है ना। तो बंग है तो नाम से समझ जाओगे कि बंगाल वाले क्षेत्र में ये स्थापित हुआ। कब स्थापित हुआ, तो 1836 में ये स्थापित होता है, ये आपको नहीं भूलना है। ठीक है। और ये पहला राजनीतिक संगठन हुआ करता था बंगाल राजनीतिक संगठन। क्या काम होता था इनका, बंगाली शिक्षा को प्रोत्साहन देना, साथ ही साथ सरकार और प्रशासन जो है उसकी समीक्षा इसमें की जाती थी कि यार सरकार सही काम कर रही है कि नहीं कर रही है ना। इसके साथ ही साथ भारतवासियों को राजनीति के प्रति जागरूक बनाने का भी कार्य ये संगठन किया करता था। ये जो सारे संगठन है इनका ले देखे जो आज हम संगठन पढ़ेंगे, इन सबका काम यही था कि भारत में राजनीतिक जागरूकता पैदा करना, और जो ब्रिटिशर्स हैं उन ब्रिटिशर्स से प्रार्थना की राजनीति करना, उनसे प्रार्थना करना कि भाई हमारे साथ ये देखिए गलत होता है, उनसे पत्र व्यवहार करना और उनको ये बातों के बारे में जानकारी प्रदान करना कि देखो भारत में आपके रूल में गलत हो रहा है ना। तो भारतीयों को राजनीतिक रूप से जागरूक बनाने का कार्य भी बंग भाषा प्रकाशिका सभा का होता है। फिर इसके नेता कौन कौन होते हैं, प्रसन्ना ठाकुर इसके नेता होते हैं, कालीनाथ चौधरी इनके नेता होते हैं, द्वारकानाथ टैगोर जो है वो इनके नेता होते हैं। साथ ही साथ राजा राम मोहन राय जो है ये इनके सहयोगी हुआ करते थे सारे। द्वारकानाथ टैगोर हो गया, कालीनाथ चौधरी हो गया, प्रसन्ना ठाकुर हो गए, ये सब इनके सहयोगी हुआ करते थे राजा राम मोहन राय के। और राजा राम मोहन राय की मृत्यु तो देखिए 1833 ईस्वी में ही हो जाती है, तो इसका गठन 1836 में होता है। तो कल कोई कहे कि राजा राम मोहन राय इसके सदस्य थे, तो बिल्कुल इसके सदस्य नहीं थे। 1836 में बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना कर दी जाती है द्वारकानाथ टैगोर के द्वारा, कालीनाथ चौधरी के द्वारा, प्रसन्न ठाकुर के द्वारा। ये द्वारकानाथ टैगोर कौन थे, रविंद्रनाथ टैगोर का नाम सुना आपने, है ना। उनके दादाजी थे द्वारकानाथ टैगोर। इनके बेटे का नाम था देवेंद्रनाथ टैगोर, और इन देवेंद्रनाथ टैगोर के बेटे हुआ करते थे रविंद्रनाथ टैगोर। और ये रविंद्रनाथ टैगोर भाई हुआ करते थे, 14 भाई बहन, और उनमें से 14वें नंबर के संतान थे रविंद्रनाथ टैगोर। समझ रहे ना। तो दादाजी के टाइम से ही इनके घर में बड़ा ज्ञान का माहौल होता है, तो आप भी अपने घर में ज्ञान का माहौल जो है वो बनाए रखें। अब देखिए जो इसके सदस्य हुआ करते थे जैसे द्वारकानाथ टैगोर, तो ये कौन थे, जमींदार हुआ करते थे, है ना। तो इनके जो संगठन के सदस्य हुआ करते थे मैक्सिमम वो जमींदारों के वंशज हुआ करते थे, जमींदार लोग हुआ करते थे ये। तो कोई भी अगर नीति बन रही है टैक्स से रिलेटेड, है ना, तो ये सब अगर वो जमींदारों के खिलाफ हैं तो वो अंग्रेजों को पत्र लिखा करते थे, उनसे याचना किया करते थे, है ना। फिर गौरी शंकर भट्टाचार्य जो है इसके पहले अध्यक्ष होते हैं, साथ ही साथ इसके सचिव होते हैं दुर्गादास तर्क पंचानन, है ना। और राजा राम मोहन राय आधुनिक अर्थों में एक अग्रणी राजनीतिज्ञ तो माने ही जाते हैं, बिल्कुल माने जाते हैं, और ये सब इनके ही सहयोगी हुआ करते थे। और इनके कार्य क्या थे, जैसे जो भी सरकारी उच्च पद हैं उन पर भारतीयों की नियुक्ति करी जाए। भाई सब अंग्रेजों की नियुक्ति हो रही है, भारतीयों की उच्च पदों पर नियुक्ति नहीं होती थी, तो ये मांग करते थे कि भाई भारतीयों को भी उच्च पदों पर नियुक्ति की जाए। प्रेस को स्वतंत्रता रहे, रैयत जो है उनके ऊपर जमींदारी उत्पीड़न की रोकथाम जो है हो, यानी जो रैयत मतलब किसान,
किसानों के ऊपर जो जमींदारों का उत्पीड़न है वो कम से कम होना चाहिए। इस प्रकार के आंदोलन किया करते थे ये बंग भाषा प्रकाशिका सभा के सदस्य और ये संगठन, है ना। और ये देखिए वही बातें इसमें लिखी हुई है यहाँ पर, और आप थोड़ा सा देख लेना। वही देखिए आपके बंगाली शिक्षा को बढ़ावा देना, जनमत का निर्माण करना, स्थानीय भाषा साहित्य को बढ़ावा देना, यानी बंगाल का जो स्थानीय भाषा साहित्य है उसको बढ़ावा देना, है ना। साथ ही साथ तो अंग्रेजी में शिक्षित बुद्धिजीवी हुआ करते थे, उन्होंने ये प्रयास किए कि स्थानीय बंगाली भाषा के साहित्य को उसका विकास किया जाए। ठीक है, तो ये है बंग भाषा प्रकाशिका सभा 1836 ईस्वी में बनी थी। इसके नेता प्रसन्ना ठाकुर, कालीनाथ चौधरी, द्वारकानाथ टैगोर, ये याद रख लेना। ये इसका एकदम याद आप रख लेना। इसके बाद में आ जाती है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो लैंड होल्डर्स नाम से पता लग रहा है, लैंड होल्डर कौन होते हैं भाई? जमींदार होते हैं। तो इसमें होंगे कौन? जमींदारी होंगे। देखिए इससे पहले जो संगठन बने थे ना, मोस्टली कांग्रेस से पहले जितने भी संगठन बने होते हैं वो उन संगठनों में जमींदार लोगों का ही दबदबा होता है, और कांग्रेस में भी शुरुआती टाइम में जमींदारों का ही दबदबा हुआ करता था। तो लैंड होल्डर्स सोसाइटी जो है ये बन जाती है 1838 ईस्वी में। तो ईयर पहले याद हो गया। फिर ये कहाँ थी? तो कलकत्ता में। तो यानी ये भी बंगाल वाले क्षेत्र में हुआ करती थी। दो चीज़ तो हमने देख ली, ईयर 1838 में और कलकत्ता में इसका गठन होता है। लैंड ओनर सोसाइटी को जमींदारी एसोसिएशन भी कहा जाता था। ठीक है, ये इसमें भी देखिए यही लिखा हुआ है, आधुनिक भारत का पहला राजनीतिक संगठन। इन बातों में आपको नहीं पढ़ना है, सब अपने अपने संगठन को पहला ही बताते हैं। ठीक है, 1838 में इसका कलकत्ता में ये औपचारिक रूप से शुरुआत हो गई थी। ये इसके बारे में आपको याद रख लेना है। साथ ही साथ इसका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था जमींदारों के हितों की रक्षा करना, क्योंकि बंगाल में क्या था? जमींदारी व्यवस्था, है ना, या आप कहो स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। और स्थायी बंदोबस्त में कौन होता था? जो जमींदार होता था वो उसको भूमि का मालिक मान लिया जाता था, और नीचे जो रैयत होते थे इनके नीचे ही काम किया करते थे। हालांकि जो कहो कि सर्वोच्च मालिक जो है वो तो कंपनी हुआ करती थी, है ना। तो ये भाई जमींदारों की रक्षा हो, इसके लिए जमींदारों की रक्षा के लिए, उनके हितों की रक्षा के लिए लैंड होल्डर सोसाइटी बनाई जाती है ना। वही इसमें सीमित उद्देश्य होते हैं, जैसे भूमिदार जो समाज है उसको संगठित किया जाए, उसमें राजनीतिक गतिविधियों को चलाया जाए। साथ ही साथ कोई शिकायतें हैं हमारी तो उनको संवैधानिक तरीके से उन शिकायतों को अंग्रेजों के सामने रखा जाए। संवैधानिक तरीका क्या? भाई पत्र लिख दो, शांतिपूर्ण आंदोलन कर लो। आंदोलन तो अभी तक नहीं शुरू हुए थे इस प्रकार से शांतिपूर्ण आंदोलन वगैरह, परंतु जैसे कि पत्र लिखना, है ना, इस प्रकार के काम ये किया करते थे। अब इसके नेता कौन हुआ करते थे? तो देखिए राजा राधाकांत देव हैं। इन्होंने एक और चीज बनाई थी, धर्म सभा। क्यों बनाई थी? सती प्रथा के विरोध में। द्वारकानाथ टैगोर इनके दादाजी, और प्रसन्न कुमार टैगोर, वही प्रसन्न ठाकुर या टैगोर की बात है, जो कि पिछले वाले संगठन में भी हुआ करते थे। राजकमल सेन, भवानी चरण मित्र, ये इसके संस्थापक सदस्य हुआ करते थे। तो आपको राधाकांत देव याद रख लेना है, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर या प्रसन्न ठाकुर, ये सब पिछले वाले संगठन में भी थे, बंग भाषा प्रकाशिका सभा में भी ये थे, और फिर उन्होंने ये भी बनाया था 1838 में। 1851 में लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो थी, ये 1843 ईस्वी में इस लैंड होल्डर सोसाइटी का ही एक संगठन बना दिया जाता है, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बना दिया जाता है 1843 में। फिर लैंड होल्डर सोसाइटी और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों का जो है इन दोनों को एक जगह मिला दिया जाता है, और 1851 ईस्वी में बना दिया जाता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। समझ रहे हैं बात? दोबारा समझाता हूँ। लैंड होल्डर सोसाइटी कब बनी? 1838 में। बाद में इसी की एक ब्रांच बना दी गई 1843 ईस्वी में, बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। समझ गए? इसके बाद में ये लैंड होल्डर सोसाइटी और ये बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इन दोनों का विलय हो जाता है, और 1851 में क्या बन जाता है? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। ठीक है, और इस एसोसिएशन के पहले अध्यक्ष होते हैं राजा राधाकांत देव, और देवेंद्रनाथ टैगोर जो थे, रविंद्रनाथ टैगोर के पापा, वो इसके फिर सचिव बनते हैं ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के। और यहाँ पर कौन हुआ करता था लैंड होल्डर सोसाइटी में? रविंद्रनाथ टैगोर के दादा, है ना, द्वारकानाथ टैगोर। साथ ही साथ ये जो सोसाइटी हुआ करती थी लैंड होल्डर सोसाइटी, इसने हिंदू देशभक्त नाम से समाचार पत्र भी निकाला था, जिसके संपादक हुआ करते थे हरीश चंद्र मुखर्जी। अब इस लैंड होल्डर सोसाइटी के बारे में क्या रखना, इसमें
इसमें भारतीय लोग तो होते ही होते थे सदस्य, साथ ही साथ इसमें आपको हो कि यूरोपियन लोग जो थे, या आप इसे एंग्लो इंडियन कह सकते हो, वो भी इसके सदस्य हो सकते थे, बशर्ते कि वो जमींदार हों। भाई ब्रिटिशर्स लोग भी आके भारत में ज़मीनें खरीदने लगे थे, और वो भी 1813 के बाद में तो वो भी आके यहाँ पर ज़मींदार बन सकते थे। तो इसके सदस्य ब्रिटिशर्स और भारतीय दोनों हुआ करते थे लैंड होल्डर सोसाइटी के, परंतु इनके विलय के बाद में जो संगठन बनता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, इनमें सिर्फ भारतीय सदस्य हुआ करते थे। समझ गए बात आप? चलिए, लैंड होल्डर सोसाइटी आप समझ गए, 1838 में बनती है, कलकत्ता में बनती है। इसमें आपको नाम याद रख लेना, राजा राधाकांत देव, द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार टैगोर, इतने आप याद रखिए, राजकमल सेन, भवानी चरण मित्र। ठीक है, आगे आ जाते हैं। अब आता है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी की स्थापना होती है 1839 में। ठीक है, अरे इसकी स्थापना के पीछे का लोग कौन होते हैं? जो ब्रिटिश और अमेरिकी उन्मूलनवादी होते हैं ना, वो इनके पीछे होते हैं ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के। देखिए हुआ क्या करते थे, हुआ क्या करता था, एक व्यक्ति हुआ करता था विलियम एडम। कौन? विलियम एडम नाम का व्यक्ति होता है। वो आता है भारत, भारत आकर राजा राममोहन राय से मिलता है, भारत आकर राजा राममोहन राय से मिलता है, और ये देखता है कि भाई भारत में तो देखिए किस प्रकार से तो गुलामी के जैसे जो व्यवस्था भारत में चल रही है, और भारत में नैतिक व्यवस्था नहीं चल रही है अंग्रेजों की, ये गलत कर रहे हैं, यहाँ पर पूरा अधिकार ये लोग दे नहीं रहे हैं। तो ये जो विलियम एडम है, ये विलियम एडम चले जाते हैं वापस इंग्लैंड में, है ना, और इंग्लैंड में जाकर और अपने दोस्तों को इकट्ठा करते हैं, जिनमें होते हैं जॉर्ज थॉमसन, विलियम एडनिस और मेजर जनरल ब्रिग्स। इन लोगों से ये मिलते हैं, और मिलने के बाद में एक सोसाइटी का गठन करते हैं जिसका नाम है ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी। कब करते हैं? 1839 में। कहानी समझ में आ रही है ना? अब इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस सोसाइटी का मुख्य उद्देश्य यह था कि भारत में जो है, या पूरे विश्व में आपको कि जो ब्रिटिश साम्राज्य है, इसमें नैतिकता के आधार पर जो है शासन चलाया जाए। तो किसके आधार पर चलाया जाए शासन? नैतिक शासन चलाया जाए। इन्होंने देखा कि किस प्रकार से अमेरिकी लोग हैं, अमेरिका में ब्रिटिशर्स, अमेरिकी जो लोग हैं, स्थानीय लोग, साथ ही साथ जो ब्लैक लोग हैं, अफ्रीका से पकड़ पकड़ के वहाँ पर ले जाते हैं, उनको गुलाम बनाते हैं, उनसे कपास की खेती करवाते हैं, तमाम काम करवाते हैं, ऐसा करवाते हैं। इस चीज़ को ये नैतिक नहीं मानते हैं ये विलियम एडम्स और इनके दोस्त। तो ये कहते हैं कि अगर भारतीय लोग और भारतीय व्यापारी, साथ ही साथ बंगाली जो अभिजात वर्ग के लोग हैं, और ये तो इसके सदस्य हुआ करते थे, भारत के व्यापारी जो लोग थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के जो लोग थे वो निजी व्यापारी, साथ ही साथ जो बंगाली अभिजात वर्ग के लोग थे, अभिजात मतलब उच्च वर्ग के लोग, वो इसके सदस्य हुआ करते थे। अब ये कह रहे थे कि अगर भारत की उपजाऊ मिट्टी को ले लें, साथ ही साथ भारत के जो इच्छुक काम करने वाले लोग हैं उनको ले लें, और भारत की उपजाऊ भूमि में अगर वो चीनी, कपास और इस प्रकार से अनेक प्रकार की चीजें उगाएं, तो जो नैतिक स्रोत जो है उसको वो प्रदान किए जा सकते हैं। अगर हम तुलना करें कि दक्षिण अमेरिका में जो गुलामी से करें, है ना, आप समझ रहे हो, अगर भारत, फिर से समझो आप, दक्षिण अमेरिका में और साथ साथ उत्तरी अमेरिका में भी गुलामी तो चल रही थी, है ना, स्लेवरी। उसमें क्या करते थे ये स्लेवरी में? जो अफ्रीकी लोग थे, अफ्रीकी मूल के लोग, ब्लैक लोग, उनको ये ब्रिटिशर्स पकड़ लाते थे और उन खेतों में काम करवाते थे, उनमें तंबाकू, कपास, नील, इस प्रकार की खेती इनसे करवाते थे। तो गुलाम इनको बनाए रखा था, और ये क्या कहते थे कि भाई इन लोगों को तो अकल नहीं है काम करने की, और ये तो इसी लायक हैं, तो इससे हम यही काम करवाएंगे। तो ये कहते थे कि भाई अगर भारतीय लोगों से हम पैसा देके खरीद लें तो इन लोगों की गुलामी कम की जा सकती है। समझ रहे आप बात? यानी इन लोगों की गुलामी की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी अगर भारत में जितने काम करने वाले लोग हैं और भारत की जो उपजाऊ भूमि है उसमें हम उन लोगों से काम करवाएं। तो ये सब चीज़ें जो है वो तो भारत ही प्रोवाइड करवा सकते हैं। ये हमें ये अनैतिक काम जो आप कर रहे हो ना, इन ब्लैक लोगों से आप गुलामी करवा के काम करवा रहे हो, इसकी ज़रूरत ही आपको नहीं रह जाएगी। समझ में आया आपको बात? नहीं समझ में आया तो दोबारा से समझाता हूँ। विलियम एडम नाम के व्यक्ति होते हैं, भारत आते हैं, राजा राम मोहन राय से मिलते हैं। राजा राम मोहन राय से मिलने के बाद में यहाँ के भारत के बारे में जानकारी हासिल होती है।
वापस इंग्लैंड जाते हैं और अपने दोस्तों को इकट्ठा करते हैं, जैसे कि जॉर्ज थॉमसन, विलियम एडनिस, मेजर जनरल ब्रिक्स। इनको इकट्ठा करते हैं और कहते हैं कि भाई देखो, ये अनैतिक कार्य कर रहा है ब्रिटिश साम्राज्य। ये अफ्रीकन लोग हैं, इनसे गलत गलत कार्य करवा रहे हैं लोग, गुलामी करवा के। साथ ही साथ भारत में जो लोग हैं उनका भी ये जो है पूर्ण क्षमता से उपयोग नहीं कर रहे हैं। लोग हैं यहाँ पर बेचारे, काम उनके पास है नहीं है, क्योंकि जो उद्योग धंधे वो तो समाप्त कर दिए हैं, कृषि पर अब दबाव बढ़ गया अतिरिक्त मात्रा में। तो ये कहते हैं कि यार अगर ऐसा किया जाए कि भारत के लोगों को काम पे लगा दें और भारत की जो उपजाऊ मिट्टी है उसको भी काम में ले लें, तो जो ये अफ्रीकन लोगों से गुलामी का जो अनैतिक कार्य करवा रहे हैं ये उसको समाप्त किया जा सकता है। इस प्रकार की जागरूकता फैलाने के लिए ही ये ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का गठन किया गया था 1839 में। ये कुछ बेचारे भले लोग हुआ करते थे, विलियम एडम्स जैसे। तो ये विलियम एडम नाम के भले व्यक्ति का नाम आप मत भूलना। सारे लोग, सारे अंग्रेज हमेशा खराब नहीं होते। कुछ अंग्रेज जो है वो भारतीयों के पक्ष में भी बोला करते थे, वहां की संसद में भी आवाज उठाया करते थे, है ना। जैसे कि राक्षस जाति का हो इसलिए वो बुरा ही होगा, ऐसे कोई जरूरी नहीं है। वो उनकी जात में, धर्म में पैदा हुआ है, उससे अंदाजा नहीं लगाया जा सकता कि वो खराब ही होगा। किस आप कहोगे माहौल में उसकी परवरिश हुई है, यह भी महत्वपूर्ण ये की महत्व रखती है। हालांकि किसी भी माहौल में हो, रहीमन दास नहीं कहते रहीमन जो उत्तम चरित्र का करी सकत कुसंग, हाँ, चंदन विश्व व्यापत नहीं लिपटे रहत भुजंग। अब इसका अनुवाद आप कुछ कर लीजिएगा। उसके बाद में आ जाता है ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में। तो ये कैसे बना था? तो लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में बनी। साथ ही साथ बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी कब बनी? 1843 में। ये दोनों जब मिल जाते हैं तब बनती है 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, है ना। इसकी स्थापना 1851 में कलकत्ता में हुई थी और इसके जो अधिकतर जो इसके प्रतिनिधि हुआ करते थे वो जमींदार हुआ करते थे। समझ गए आप बात? ठीक है साहब, ये हमने देख लिया। यहाँ पर लैंड होल्डर सोसाइटी और ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, यहाँ पर क्या लिख दिया हमने? हाँ, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी जो है बंगाल की, इन दोनों के मिलने के बाद में इसका गठन हुआ था। और अब देखिए, ये इसका पूर्ववर्ती जो लैंड होल्डर सोसाइटी है ना, जो 1838 में बना था, उससे ये अलग इस मामले में था कि इस लैंड होल्डर सोसाइटी में तो गैर अधिकारी जो एंग्लो इंडियन लोग थे वो भी सदस्य हो सकते थे, परंतु ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था, इसमें सदस्यता विशेष रूप से सिर्फ और सिर्फ भारतीयों के पास में ही हुआ करती थी। इन दोनों में ये अंतर है। ये अंतर जो है आप मर जाओ तो भी बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही साथ ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन का और क्या उद्देश्य हुआ करता था, बाद में इसने क्या उद्देश्य ग्रहण कर लिया? एक तो 1853 का जो चार्टर एक्ट आने वाला था, उस एक्ट में भारतवासियों के पक्ष में कुछ प्रावधान करवाने के लिए भी इसका गठन हुआ था। भाई, ये लैंड होल्डर सोसाइटी थी, इतनी आप कहो कि प्रभावी नहीं थी, तो इन्होंने एक नया संगठन बना लिया। सोचा कि जब 1853 का जो चार्टर एक्ट आने वाला है 2 साल बाद में, तो अब उसके मसौदा उसका तैयार हो ही रहा होगा, तो उसमें भारतवासियों के पक्ष में भी कुछ ना कुछ जो है आप कहो कि भाई हमारा प्रतिनिधित्व बढ़ाया जा सके, इस प्रकार के जो है हमारे पक्ष में कुछ प्रावधान हो जाए तो बढ़िया है। समझ आए बात? ये भी इसका उद्देश्य हुआ करता था। बाद में 1861 का अधिनियम आता है, भारत परिषद अधिनियम। उसके बाद तो ये प्रमुख भूमिका निभाने लगता है कि विधान परिषदों में भारतीयों को जो सीमित प्रतिनिधित्व दिया गया था 1861 के एक्ट के माध्यम से। इन एक्ट्स को भी एक बार हम और पढ़ेंगे, है ना। 1858 तक के एक्ट तक को तो मैंने ऑलरेडी पढ़ा रखा है आप पिछले लेक्चर्स में, है ना। तो भारतीयों के प्रतिनिधित्व प्रदान करने के जो सीमित प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था 1861 के एक्ट में, उसके लिए भी ये कार्य करता रहता है और भूमिका अपनी निभाता रहता है। इस समिति के अध्यक्ष हुआ करते थे राधाकांत देव, जिन्होंने धर्म सभा बनाई थी। कब? 1830 में। भूलना मत, ये देवेंद्रनाथ है। देवेंद्रनाथ टैगोर कौन है? देवेंद्रनाथ टैगोर के पापा जी। और इनके पापा कौन थे? द्वारकानाथ टैगोर, जो कि लैंड होल्डर सोसाइटी के सदस्य थे। चलिए आगे। उसके बाद में है एक संगठन इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिसको इंडियन एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है। ऐसे बहुत सारे छोटे मोटे संगठन अगर हम इंपॉर्टेंट पढ़ रहे हैं तो इंडियन एसोसिएशन आ जाए या इंडियन नेशनल एसोसिएशन आ जाए, एक ही चीज है। कहीं आपको सर आपने तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन पढ़ाया था, वहां तो इंडियन एसोसिएशन आ गया, या आपने तो इंडियन एसोसिएशन बताया था, वो तो इंडियन नेशनल एसोसिएशन पूछ लिया, है ना। तो ये दोनों एक ही बात है। अब इसका गठन सबसे पहले 1876 में किसने किया? सुरेंद्र नाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस। इन दोनों का नाम मर जाओ तो भी मत भूलना।
सुरेंद्रनाथ बनर्जी, आनंद मोहन बोस, इन दोनों ने मिलकर 1876 में, और भी कुछ सदस्य होते हैं, इन दोनों ने मिलकर खास तौर से 1876 में ये गठन करते हैं इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन का, है ना, माफ कीजिएगा, इंडियन एसोसिएशन का ये गठन कर लेते हैं। इस एसोसिएशन का उद्देश्य क्या, वही सेम उद्देश्य हुआ करते थे, राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति हो और को हर वैध माध्यम से बढ़ावा दिया जाए, यानी वैध माध्यम हो, कोई लड़ाई, दंगा, चाकू मार के, गोली मार के, या किसी को डरा धमका के नहीं, वैध माध्यम से, संवैधानिक तरीकों से समझा बुझाकर जो है भारतीयों की राजनीतिक, बौद्धिक और भौतिक उन्नति की जाए। साथ ही साथ जब 1876 में मैंने बताया था कि आईसीएस परीक्षा है, इंडियन सिविल सर्विस, उसकी आयु हुआ करती थी 21 वर्ष, उसको घटाकर 19 वर्ष कर दिया था। किसने? लिटन ने, है ना, ये लिटन ही था जो कुख्यात कुख्यात काम कर रहा था। तो उसका विरोध भी ये संगठन करता है। कौन संगठन करता है? यही संगठन, इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन, उसका विरोध करता है। साथ ही साथ जो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन था, उसके सदस्यता किसके पास हुआ करती थी? उसकी सदस्यता हुआ करती थी मुख्य रूप से जमींदारों के पास में। परंतु ये जो इंडियन एसोसिएशन था, ये इस मामले में उससे अलग था कि इसकी जो सदस्यता थी वो मध्यम वर्ग के पास में ज्यादातर हुआ करती थी। मध्यम वर्ग मतलब डॉक्टर हो गया, है ना, वकील हो गया, है, आप कहो तो अध्यापक हो गए, ये मध्यम वर्ग माने जाते हैं। तो इनकी सदस्यता हुआ करती थी इन ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में, माफ कीजिए, इंडियन एसोसिएशन में। और ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो हमने अभी देखा पीछे, उसमें क्या हुआ करता था? ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन में जो सदस्यता मुख्य तौर से किसकी हुआ करती थी? जो जमींदार लोग हुआ करते थे उनकी सदस्यता हुआ करती थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन हमने देख लिया, नेक्स्ट इंडियन नेशनल एसोसिएशन या इंडियन एसोसिएशन हमने देख लिया। और इसके सदस्य हुआ करते थे? आनंद मोहन बोस, माफ कीजिएगा, एक मिनट, ये हो गया इंडियन एसोसिएशन। इसकी सदस्यता या इसके जो गठनकर्ता कौन थे? आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी। अब आगे आ जाते हैं पूना सार्वजनिक सभा। पुणे सार्वजनिक सभा का गठन सबसे पहले तो 1870 में, ये आपको याद रख लेना है। किसने किया? तो एम जी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे, इनका नाम बिल्कुल भी मत भूलना। साथ ही साथ इनके एक और सहयोगी हुआ करते थे, जी वी जोशी, गणेश विष्णु जोशी, ऐसे कुछ इनका नाम हुआ करता था। जी वी जोशी इनके एक सहयोगी हुआ करते थे। इन्होंने, ये 2 अप्रैल छोड़ा, 1870 में इसकी स्थापना कर दी थी पूना सार्वजनिक सभा की। कहाँ करेंगे भाई? पूना सार्वजनिक सभा तो पुणे में ही करेंगे, है ना। अब इस पूना सार्वजनिक सभा के ही सदस्य हुआ करते थे। आगे चलकर बाल गंगाधर तिलक जो है वो भी इसके सदस्य बनते हैं, और बड़े बड़े राष्ट्रीय कद के नेता ये देश को देता है। अब इसके गठित करने में और भी इसके सदस्य हुआ करते थे, एस एच चिपलुंकर, एम जी रानाडे। तो एस एच चिपलुंकर का नाम भी आप याद रख लेना। तो यहाँ पर हो गया एम जी रानाडे, एस एच चिपलुंकर और जी बी जोशी, इनके सदस्य हुआ करते थे। पूना सार्वजनिक सभा ब्रिटिश भारत में एक सामाजिक संगठन हुआ करती थी, जो भारत की सरकार और लोगों के बीच में मध्यस्थता के रूप में काम करने इसका मुख्य उद्देश्य हुआ करता था। और साथ ही साथ ये किसानों के कानूनी अधिकारों को लिए भी लड़ती थी। अब देखिए, माफ कीजिएगा, जब मैं आपको पढ़ा रहा था दक्कन दंगों के बारे में, तो दक्कन दंगों के बारे में, ये कब हुआ था? 1875 में। तब मैंने बताया था कि इन दक्कन दंगों के पीछे एक तो जो है कपास का मामला था, साथ साथ तो अधिक मात्रा में टैक्स लगा दिया गया था, वो मामला था। पर मैंने आपको एक चीज बताई थी वहां पर जब पढ़ रहे थे हम, कि पूना सार्वजनिक सभा जो थी, इस पूना सार्वजनिक सभा के द्वारा जो अभियान चलाया जा रहा था, लोगों को भड़काया जा रहा था कि भाई ये नई सरकार गलत कर रही है, आप तो विरोध कर दो, आप तो बिल्कुल टैक्स ही मत दो, ये सब आप तो दंगे कर दो, ये सब मतलब दंगे मत कर दो, ऐसा तो नहीं, मतलब आप विरोध करो इस चीज का। तो पूना सार्वजनिक सभा देखिए, ये किसानों के लिए कानूनी लड़ाई लड़ती थी ना। हाँ, तो ये पूना सार्वजनिक सभा देखिए, अगर उदाहरण देना हो तो दक्कन दंगों के बाद में जो राहत आयोग बना था, दक्कन राहत आयोग, और कानून बाद में पारित हुआ था, उसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी इसी पूना सार्वजनिक
सभा ने। तो देखिए भारत सरकार के सूचना प्रसारण मंत्रालय ने भी इसके बारे में अमृत महोत्सव के दौरान इसके बारे में आपको की बधाई दी थी देश को। तो एम जी रानाडे इसका नाम यहाँ है। यूपीएससी पूछेगी तो ऐसे ही कहीं से आर्टिकल उठाती है और इन्हीं नेताओं के बारे में, जो सबसे पहले नेता दिखता है उन्हीं को पूछते हैं। तो सबसे पहले 1870 किसने इसे गठित किया? एम जी रानाडे यानी कि महादेव गोविंद रानाडे, जी वी जोशी, एस एच चिपलुंकर। इसका क्षेत्र कौन सा हुआ करता था? तो पुणे। और पुणे कहाँ आता है? पश्चिम भारत में। समझ रहे हैं ना? तो इस प्रकार से भी यूपीएससी दे देगी। एक बार एक क्वेश्चन पूछ लिया था यूपीएससी ने, पुणे सार्वजनिक सभा के बारे में ही पूछ लिया था कि पूर्वी भारत में जो है वो इसका कार्य क्षेत्र हुआ करता था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन के बारे में भी पूछ लिया था। तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन कहाँ पे था? कलकत्ता में हुआ करता था, बंगाल में, है ना? ठीक है साहब, पुणे सार्वजनिक सभा देख लिया। आगे चल लेते हैं। माफ कीजिएगा। हाँ जी, पुणे सार्वजनिक सभा के बारे में देख लिया। ये सब चीज़ें हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। वहीं सब इसमें उच्च मध्यम वर्ग सभी वर्गों के इसमें सदस्य हुआ करते थे। साथ ही साथ जो वन कानून, नमक कानून, प्रेस कानूनों का भी इसने विरोध किया था। किसानों के हितों का प्रतिनिधित्व ये करते हैं, है ना? कई पत्रिकाएं ये निकालते हैं, है ना? ये देखिए जीवी जोशी मतलब गणेश वासुदेव जोशी। ये जाते हैं जब 1877 में दिल्ली का दरबार आयोजित होता है, वहां पर खादी पहनकर जाते हैं दिल्ली के दरबार में स्वदेशी को समर्थन देने के लिए। यानी कि देखिए गांधी जी तो कब आते हैं? 1814-15 में वो यहाँ पर स्वदेशी आंदोलन के बारे में बात करते हैं कि स्वदेशी अपनाओ, ऐसा कहते हैं। परंतु इनसे पहले 1877 में ही जीवी जोशी जी जाते हैं दिल्ली दरबार में, है ना? उसके बाद में 1875 में, सॉरी 85 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस बनी थी, उसके गठन का पूर्वाभास तेजी पे दिखाई देने लग जाता है। ठीक है, आगे चल लेते हैं। अब यहाँ पर एक चीज आ जाती है मद्रास नेटिव एसोसिएशन और एक आ जाती है मद्रास महाजन सभा, है ना? तो मद्रास नेटिव एसोसिएशन कब बनता है? 1852 में। आज का जो चेन्नई है, उस चेन्नई में इसका गठन होता है। इसके नेता होते हैं गंजुला लक्ष्मी नरसू चेट्टी। नाम से पता लग जाएगा भाई, मद्रास में है तो ऐसे ही नाम होंगे। तो गंजुला लक्ष्मी नरसू चेट्टी इनके इसके आप कहो के प्रेसिडेंट हुआ करते थे, इसके गठन करने वाले हुआ करते थे। काम वही सब जो है ना, जमींदारों का राजनीतिक केंद्र हुआ करता था। साथ ही साथ कंपनी के शासन के खिलाफ शिकायतें करना वहां की ब्रिटिश की संसद से, ब्रिटिश सरकार से, है ना? 1852 में, क्योंकि कंपनी का समाप्त तो कब की गई थी? 1858 ईस्वी में। यह है मद्रास महाजन सभा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना में वी राघवाचारी, माफ कीजिएगा, एम वीरा राघवाचारी, वी सुब्रमण्यम अय्यर, पी आनंद चार्लू। इसमें पी आनंद चार्लू का नाम तो बिल्कुल मत भूलना आप। पी आनंद चार्लू, वी सुब्रमण्यम, है ना? ये सब इनके गठित करने वाले इसके सहयोगी हुआ करते थे। साथ ही साथ इससे पहले कलकत्ता की जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन थी, उसकी शाखा के रूप में मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन ऑलरेडी किया जा चुका था। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन जो थी, हाँ, जो कलकत्ता की ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन 1843 में गठित हुई थी, वो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन नहीं है, ये वो है। तो उसके शाखा के रूप में पहले इसका गठन जो है यहाँ पर किया जा चुका था, किंतु ये ज़्यादा प्रभावी नहीं रही। इसलिए 1884 में फिर वीरा राघवाचारी, वी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू ये मिलते हैं और गठन करते हैं मद्रास महाजन सभा का, है ना? इसका उद्देश्य भी स्थानीय संगठनों के कार्यों को समन्वित करना ही हुआ करता था। सेम टू सेम वही कार्य कि ब्रिटिशर्स की जो भी उनके जो शोषण वो क्या करते थे, उनका विरोध करना, ये सब इनका हुआ करता था। तो बस आज का लेक्चर हम यही समाप्त कर लेते हैं, है ना? क्या क्या पढ़ लिया आज हमने? अगर हम शुरुआत से देखें, आज बंग भाषा प्रकाशिका सभा सबसे पहले हमने देख ली 1836 ईस्वी में इसका गठन हो जाता है ना? देवेंद्र नाथ, माफ कीजिएगा, द्वारका नाथ टैगोर, प्रसन्ना ठाकुर, कालीनाथ चौधरी इनके नेता हुआ करते थे। कार्यालय देखे वही सेम। फिर लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में कलकत्ता में ये शुरू की गई थी। नेता इनके वही द्वारकानाथ टैगोर, प्रसन्ना कुमार टैगोर, राजकमल सेन वगैरह होते हैं। उसके बाद में ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1839 ईस्वी में बन जाती है। बनाते हैं विलियम एडम्स नैतिक शासन के लिए। फिर ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन 1851 में बन जाता है। लैंड होल्डर सोसाइटी, माफ कीजिएगा, हाँ, लैंड होल्डर सोसाइटी प्लस बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी के गठन के मिलने के बाद, विलय के बाद में
ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन बन जाता है 1851 में। नेता राजा का इसके होते हैं राजा राधाकांत देव और देवेंद्रनाथ टैगोर। उसके बाद इंडियन एसोसिएशन या इंडियन नेशनल एसोसिएशन आनंद मोहन बोस और सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 में इसका गठन कर देते हैं। मध्यम वर्ग की सदस्यता इसमें ज़्यादातर हुआ करती थी। पूना सार्वजनिक सभा, इसमें एच.एस. चिपलुंकर, एम.जी. रानाडे और एक होते हैं इसमें जी.बी. जोशी, माफ कीजिए, एच.एस. चिपलुंकर, एम.जी. रानाडे इसके सदस्य हुआ करते थे। उसके बाद मद्रास नेटिव एसोसिएशन आ जाता है। ये गंजुला लक्ष्मी नरसू चेट्टी इसका गठन करते हैं 1852 में। और मद्रास महासभा सभा 1884 ईस्वी में इसका गठन कर दिया जाता है वीरा राघवाचारी, वी सुब्रमण्यम अय्यर और पी आनंद चार्लू, है ना। अब हम ये देख लेते हैं कि भाई ये कांग्रेस से पूर्व तो संगठन बन गए, परंतु 1885 में फिर कांग्रेस के गठन की आवश्यकता क्यों पड़ी, आवश्यकता क्यों पड़ी, है ना। ये आवश्यकता क्यों पड़ी ये देखेंगे हम कल के लेक्चर में। आज का लेक्चर हम कर लेते हैं यही समाप्त। इस लेक्चर की अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो आप जाइए लर्निफाई अनलॉकिंग नॉलेज के नाम से टेलीग्राम पे अपना चैनल है, यहाँ से आप स्कैन कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया हुआ है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपका कोई बंधु भाई दोस्त मित्र सका कोई और हो जिसे आप चाहते हैं कि वो भी पढ़े और कुछ ज्ञान की बात उसे भी मिल जाए, है ना। जो भी मेरे पास 0.001% कोई ब्रह्मांड का ज्ञान है, तो आप अपने उन दोस्त मित्र सखा बंधुओं को जरूर से चैनल रिकमेंड करें। और आपको कोई सलाह लेनी हो या कोई सलाह देनी हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बड़े ही लोकतांत्रिक ढंग से हम अपने इस छोटे से परिवार को आगे बढ़ाएंगे। नमस्ते, धन्यवाद।